हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम 1707 टू 1857। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूपीएससी मेंस 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है। तो अच्छे से देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे इसको डील करना है, और यूपीएससी मेंस हिस्ट्री का ये पार्ट 1 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है मेरे चैनल पे। मैं यहाँ पे लाई हूँ 2017 यूपीएससी मेंस हिस्ट्री का क्वेश्चन और उसको कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्लियरिफाई हाउ मिडिल 18th सेंचुरी इंडिया वाज बेसिड विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। ठीक है, इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वी ऑल नो डैट कि यूपीएससी सिलेबस में मिड 18th सेंचुरी की बात की गई है, यानी 1757 की बात की कहानी की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल एम्पायर जो है आफ्टर मिड 18th सेंचुरी क्यों इतना वीक हो गया, और ऐसा इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या था कि बिल्कुल उसका पतन हो गया या डिसइंटीग्रेटेड हो गया। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एट दैट टाइम, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब, दैट इज द पीरियड ऑफ मिड 18th सेंचुरी। ठीक है, तो औरंगजेब तक हम पाते हैं कि मुगल एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड में देने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो इसका आंसर आप जरूर प्रैक्टिस करें। इंडिया ऑन द वे ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको अच्छे से देख लेते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखा जाता है। मेडिवल हिस्ट्री जो है उसमें हम लोग देखते हैं मुगल एम्पायर किस तरह से एक्सपैंड हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में 1707 के बाद से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है। मॉडर्न इंडिया 1707 के बाद से आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। औरंगजेब प्रूव टू सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के समय से भारत में मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगा था, और इसी कारण से औरंगजेब की पॉलिसी को इतना अच्छा नहीं बताया जाता है। लेकिन औरंगजेब के बाद की स्थिति और भी खराब होती है, और उसके बाद जो भी रूलर आते हैं वो काफ़ी वीक रूलर निकलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वीक रूलर आफ्टर औरंगजेब और देखते हैं कि किस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है बहादुर शाह फर्स्ट का, जिनको मुआज़म भी कहा जाता था। वो एल्डेस्ट सन थे औरंगजेब के। बहादुर शाह फर्स्ट जो थे वो एक्चुअली राजा बने थे अपने भाइयों को मारकर। अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें तो उस टाइम जो था इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। क्यों? क्योंकि बार बार मराठाओं का अटैक हो रहा था, राजपूत अटैक कर रहे थे, जाट अटैक कर रहे थे। तो रूलर्स जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थे एम्पायर को संभालने के लिए, और एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था। द सिख लीडर बंदा बहादुर अटैक द मुस्लिम इन पंजाब, और इंटरनल पॉलिटिक्स सही नहीं था, मराठा थे, राजपूत थे, जाट थे, और उसी तरह से सिख लीडर जो थे बंदा बहादुर वो भी अटैक करने लगे थे। यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। फिर भी बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है, बहादुर शाह फर्स्ट, कि जो मुगल रूलर थे लेटर पीरियड के, उसमें उनका योगदान फिर भी अच्छा था। उसके बाद जो रूलर आते हैं वो आते हैं जहादर शाह। उसके बाद जो रूलर आते हैं वो है जहादर शाह। जहादर शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे, और उन्होंने ऑब्लिस्ट कर दिया था जजिया सिस्टम। जजिया सिस्टम आपको पता है ना, कि जो नॉन मुस्लिम होते थे उन पर टैक्स लगाया जाता था, तो उन टैक्स सिस्टम को हटा दिया जाता है। और जहादर शाह जो थे उनको एक लिबरल रूलर की तरह माना जाता है, और माना जाता है कि अकबर के राजा अकबर के बाद वो थोड़े लिबरल थे, जो कि सभी को बराबर मानते थे। ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि फिनेंशियल कंडीशन एम्पायर का ठीक हो। ठीक है, उसके लिए वो टैक्स वगैरह लगाए थे। जहादर शाह के बाद आते हैं फर्रुखशियार।
फर्रुखसियार कौन थे? तो जहादर शाह के बाद जो आते हैं वो आते हैं फर्रुखसियार। इसके पहले मैं कुछ कहानी बताना चाहूँगी मुगल एम्पायर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। देखिए, जहादर शाह और बहादुर शाह और जहादर शाह के टाइम में फिर भी मुगल एम्पायर ठीक था और इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उस टाइम ईरानी और तुरानी दो तरह के मुस्लिम इंडिया में आ चुके थे। ये क्या होते हैं? जिस तरह से आपको पता है, ईरानी यानी सिया मुस्लिम और तुरानी यानी कि सुन्नी मुस्लिम, ये दोनों तरह के मुस्लिम उनके एम्पायर में भी थे, उनके किंगडम में भी थे। और उसी में नाम आता है सैयद ब्रदर्स का। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर कहा जाता था। किंग मेकर मतलब कौन बनेगा राजा, वो डिसाइड करने वाला। ठीक है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स आप देख रहे हो कि किस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में आ गया है। तो सैयद ब्रदर्स जो कि किंग मेकर थे, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, वो रिस्पॉन्सिबल थे कि कौन सा राजा बनेगा, और उन्होंने डिसाइड किया कि फर्रुखसियार को राजा बनाया जाए। ठीक है, और फर्रुखसियार को राजा इसलिए बनाया जाए ताकि फर्रुखसियार उनके अनुसार काम करे। और उनके टाइम में भी जो जजिया सिस्टम था, जिसमें नॉन मुस्लिम को टैक्स देना पड़ता था, और जो पिलग्रिमेज टैक्स था, यानी कि जो तीर्थ यात्रा करने जाए या जो अपने पिलग्रिम स्थान पर जाए तो वहाँ पे उनको टैक्स पे करना पड़े, वो दोनों सिस्टम को फर्रुखसियार में हटा दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। क्यों हटाया जा रहा था ये जजिया सिस्टम, ये सब? क्योंकि जो एम्पायर था वो कहीं ना कहीं वीक था, जो मुस्लिम रूल थी कहीं ना कहीं वीक थी। उनको पता था कि जब तक वो टॉलरेंट नहीं लाएगी वो पूरे को यूनाइट नहीं रख सकती। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि फर्रुखसियार के टाइम से हम लोग देखते हैं कि एम्पायर थोड़ा सा वीक हो चुका है, क्योंकि वो रिलीजियस टॉलरेंस कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैयद ब्रदर्स जो हैं वो फर्रुखसियार को ही मारना चाहते थे। किसके साथ? पेशवा के साथ। पेशवा कौन थे उस टाइम? बालाजी विश्वनाथ। उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा जाता है। बालाजी विश्वनाथ मराठा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सैयद ब्रदर और मराठा मिलकर फर्रुखसियार को मारने की साजिश रचते हैं, और ऐसा ही होता है और फर्रुखसियार मारा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा मुगल एम्पायर है जो मारा जाता है इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो वो है फर्रुखसियार। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। आप नाम से ही समझ रहे हो कि वो कितना ज़्यादा इंटरटेनमेंट पसंद करते थे। उन वो कितना ज़्यादा इंटरटेनमेंट पसंद करते थे। वो ज़्यादातर टाइम डांस सिंगिंग वेयर में स्पेंड करते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह के टाइम में ही कथक और बहुत सारे डांस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। गज़ल सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। मोहम्मद शाह जो थे वो निज़ाम अल मुल्क के साथ सैयद ब्रदर को ही मार देते हैं, क्योंकि सैयद ब्रदर क्या कर रहा था, इसके पहले कितने राजाओं को मार दिया था। तो उनको जब वो राजा बने तो सबसे पहले क्या किए कि अपने ही दुश्मन यानी कि सैयद ब्रदर को मार देते हैं। और इस तरह से मोहम्मद शाह का रूल आता है इंडिया में। मोहम्मद शाह के टाइम में जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो ज़्यादा वीक हो गया था, क्योंकि बहुत सारे जो लोकल गवर्नर थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं, और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है हैदराबाद का। ठीक है, तो वाजीर एंड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। मराठा पेशवा इन्वेडेड दिल्ली एंड स्मॉल आर्मी ऑफ 500 हॉर्समैन। नादिर शाह ने क्या किया था? नादिर शाह कौन थे? अब उनकी कहानी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि मोहम्मद शाह जो थे वो सैयद ब्रदर को मार देते हैं, और वो एक लिबरल रूलर थे। उनका मन लगता था इंटरटेनमेंट में, और इसी कारण वो ज़्यादा अच्छे से रूल नहीं कर पाए। और उसी टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या होता है कि इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे यानी कि जो गवर्नर थे वो अपने आप को राजा घोषित करने लगते हैं, और हैदराबाद जो है वो पहला स्टेट है जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है अपने आप को। ठीक है, मोहम्मद शाह के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ करनाल। करनाल आपको पता है कहाँ है? करनाल जो है वो हरियाणा के रीजन में है। तो वो बैटल ऑफ करनाल करते हैं, और बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में होता है बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, और इस तरह से इस बैटल में मोहम्मद शाह हार जाते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि हमारा जो प्रीसियस कोहिनूर डायमंड है
कोहिनूर जो बहुत ही स्पेशल डायमंड है वो नादिर शाह इंडिया से ले जाता है। ठीक है, नादिर शाह आया कहाँ से था? तो नादिर शाह आया था पर्शिया से। ठीक है, और इंडिया को इस तरह से लूटा जाता था कि वहाँ जब वो वापस जाते थे यहाँ से तो वहाँ के लोगों को टैक्स तक नहीं पे करना पड़ता था। ठीक है, सेकंड जो थे वो जहादर शाह के पोते थे। ठीक है, आलमगीर सेकंड रूल करते हैं इंडिया में। इन्हीं के टाइम में बैटल ऑफ प्लेसी होता है जो कि बंगाल के रूलर के साथ होता है, सिराजुद्दौला के साथ होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उस समय पूछा जा सकता है कि मुगल एम्पायर कौन थे, तो आलमगीर सेकंड थे। हम लोग देखते हैं शाहजहां थर्ड, या फिर उसके बाद जो रूल आता है वो आता है शाहजहां थर्ड का। और शाहजहां थर्ड जो थे वो केवल 1 साल के लिए राजा बनते हैं 1758 से 1759, और उसके बाद आता है शाह आलम सेकंड। उनके टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए क्योंकि उनके टाइम में काफ़ी कुछ हमें पता चलता है। जैसे उन्हीं के टाइम में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है और बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का डेट याद होगा आपको, 1761 में हुआ था। 3 बैटल हुए थे पानीपत में। सवाल ये भी आता है कि पानीपत में ही क्यों तीनों लड़ाई हुई, तो उसका आंसर अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये तो आपको पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है 1556 में। तो बहुत इजी याद करना, 1526 में हुआ है बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, और 1556 में हुआ है बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है 1761 में, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो भी इन्वेडर आए वो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जब इंडिया में कोई आता है तो उसको आना पड़ता है खैबर पास से। ठीक है, तो खैबर पास से दिल्ली जो है एक पास का एक रूट में आता है, और दिल्ली और जो वेस्टर्न इंडिया है उसके जो डोर है वो कह सकते हैं पानीपत था। तो इस तरह से क्या होता था कि जो दिल्ली में रूलर है उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि वो पानीपत जाके लड़े, क्योंकि दिल्ली से वो अपने सामान, जो भी इम्पोर्टेंट सामान होता था, जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट वेपन्स होते थे, मिलिट्री होती थी, फूड सप्लाईज होती थी, वो आसानी से हो पाता था। तो इसीलिए बैटल फील्ड जो था जनरली पानीपत में रखा गया, और तीनों लड़ाई हमारे पानीपत में हुआ। ठीक है, तो पानीपत एरिया दिल्ली के पास है, हरियाणा में है पानीपत। ठीक है, तो याद रखिएगा पानीपत क्यों चुना जाता है, ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर यही है कि पानीपत हैज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ एनी रूलर एट दैट टाइम। ओके, होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा होता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, दोनों बैटल होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में होता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो लोगों का नाम सबसे ज़्यादा उभर के सामने आता है। कौन है? एक तो आते हैं अहमद शाह अब्दाली और दूसरा आता है मराठा किंग। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि मुगलों का नाम बहुत कम आता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुका था। राइट क्या होता है? ठीक है, तो दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट इज़ अ राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यानी कि अंग्रेजों को ये मिलता है अधिकार कि वो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत ब्रिटिशर्स जो हैं वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा से। ठीक है, उसको कहते हैं दीवानी राइट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि शाह आलम सेकेंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है? 1772 में मराठा जो हैं वो दिल्ली आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग भी हार स्वीकार करते हैं, और अहमद शाह अब्दाली और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलकर फोर्स करते हैं मराठा को कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करे, और वही होता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मराठा। और मुगल एम्पायर जो शाह आलम सेकंड थे, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है जिसके अंतर्गत दीवानी राइट दिया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया जाता है? पहला तो आपने देखा क्या दिया जाता है, दीवानी राइट दिया जाता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दिया जाता है
कि मुगल एम्पायर बिकम पेंशनर ऑफ इंग्लिश, यानी कि मुगल एम्पायर को अब रेवेन्यू नहीं मिलेगी, उनको पैसा कहाँ से आएगा, फिर मुगल एम्पायर के पास पैसा कैसे आएगा, तो वो एज अ पेंशनर उनको पैसा मिलेगा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको पेंशन देगी, उसी से उनका काम चलेगा, किसका, मुगल एम्पायर का। ठीक है, आपने ये देख लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाह आलम सेकंड में ये होता है। उसके बाद जो राजा आते हैं वो अकबर सेकंड आते हैं, क्योंकि आपने क्या देखा अभी तक, ये देखा कि मुगल काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, इंडिपेंडेंट रूलर्स जो हैं जैसे मराठा, राजपूत, सिख, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो मुगल थे वो अब क्या हो गए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पेंशनर हो गए हैं। तो पेंशनर हो गए तो उनको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनको पेंशन पे ही डिपेंड होना पड़ता था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो बहुत कम पेंशन देते थे। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ तक हम लोग साफ दिख रहा है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी रूल में आ गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, अच्छे खासे रूल में आ गया, क्योंकि रेवेन्यू भी अब वही कलेक्ट कर रहे हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का रोल यहाँ पे आता है, क्योंकि अकबर सेकंड जो थे, एक मुगल राजा थे, वो रिक्वेस्ट करते हैं, किससे रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उनका पेंशन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी कम पेंशन मिलता है। इसी का केस लड़ते हैं राजा राम मोहन रॉय, और केस लड़ने के बाद क्या होता है कि राजा राम मोहन रॉय जीत जाते हैं, और इसी से उनका नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि कॉइन में भी मुगल एम्पायर का नाम हट जाता है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ये वीक हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखें, 1835 में कॉइन बियरिंग द नेम ऑफ मुगल एम्पायर वाज स्टॉप्ड, यानी कि जो कॉइन में नाम था मुगल एम्पायर का वो भी बंद हो जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर जो हम सबको याद है वो है बहादुर शाह सेकंड। वो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो पहले थे जो राजा बने थे, ये बहादुर शाह सेकंड है, जिनको बहादुर शाह जफर सेकंड कहा जाता है, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड मेड अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू डिक्लेयर हिम द एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1857 में भारत के राजा की तरफ से कौन लड़ते हैं, तो बहादुर शाह जफर लड़ते हैं। बहादुर शाह जफर जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे लड़ाई। ही वॉज पोएट, वो पोएट थे, वो कविताएं लिखते थे, वो अपने जो पूर्वज थे जैसे कि अकबर, शाहजहाँ, उनके बारे में वो कविताएं लिखते थे। ठीक है, उनको क्या किया गया, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में बंद कर दिया गया। कब, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जब इंडिया की हार हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको जेल में बंद कर देते हैं, रंगून में। रंगून कहाँ है आपको पता है, कहाँ है वो, बर्मा में यानी म्यांमार में है। ठीक है, और इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, और पूरा मुगल एम्पायर जो है समझिए कि समाप्त हो जाता है, और ब्रिटिश रूल कम्प्लीटली इंडिया में आ जाता है। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।